नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश पर चले खबरों की शुरुआत करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस लगातार हमलावर रही है। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ने वाले इन नेताओं को गद्दार तक बताया है। लेकिन आज ग्वालियर में मंच से शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सहित कई बड़े कांग्रेस नेताओं के नाम गिनाए जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस वाले बताएं कि क्या ये सभी नेता गद्दार थे। जब वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए, जनता के साथ गद्दारी की, प्रदेश को लूटने लगे, और तब जब ज्योतिरादित्य जी और उनकी टीम ने कहा वादे निभाओ, वचन पूरे करो, तो उनको ही अकड़ दिखा बैठे। ये सरकार अगर गिरी है तो वादा खिलाफी के कारण मैं ज्योतिरादित्य जी आज आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। ग्वालियर की गालपरी की इस पवित्र धरती पर आपने बेईमान और भ्रष्ट सरकार को सड़क पे ला दिया। 5 साल में प्रदेश को तबाह कर देते, बर्बाद कर देते। गद्दारी तुमने की कमलनाथ, मध्य प्रदेश की जनता के पीठ में छुरा तुमने खोपा, विश्वासघात तुमने किया। मैं उन मित्रों का अभिनंदन करता हूं जिन्हें अपनी विधायकी और मंत्री पद दांव पे लगा के इस्तीफा देके जनता के लिए सड़कों पे उतर आए। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें गद्दारी की है, गद्दारी, कांग्रेस छोड़ दिए। आज मैं ग्वालियर की जनता के सामने कमलनाथ आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनने 1923 में यह कहा कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्थानीय चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया तो मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी बना ली। तो बताओ मोतीलाल नेहरू गद्दार थे क्या? कांग्रेस कौन ने छोड़ी? मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़ी, तो क्या वो भी गद्दार थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी ने, गांधी जी ने मिलके जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष पद का ठीक से काम नहीं करने दिया, उन्होंने मंत्र दिया पूरे देश को, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कांग्रेस छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली। बताओ ग्वालियर वालों, उनने कांग्रेस छोड़ी तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गद्दार थे? अरे जोर से बताओ, गद्दार थे क्या? एक नहीं अनेकों नेता, टी प्रकाशम, सी राजगोपालाचारी, एन.जी. रंगा, चौधरी चरण सिंह, उनने भी कांग्रेस छोड़ दी, वो भी गद्दार थे। राव वीरेन सिंह, उनने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। बीजू पटनायक, उनने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। बाबू जगजीवन राम, उनने कांग्रेस छोड़ी, जनता पार्टी में आ गए थे, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, क्या वो भी गद्दार थे? बंसीलाल, उनने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। नारायण दत्त तिवारी, उनने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो भी गद्दार थे? ममता बनर्जी, इनने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो भी गद्दार थी? आज जवाब चाहता हूं मैं कांग्रेस के मित्रों से, जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कांग्रेस छोड़ दे, उनको तुम गद्दारों का नाम देते हो। गद्दारी की तुमने, विश्वासघात किया तुमने, और इसे कमलनाथ, मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, लंबे समय से कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी उसका जवाब मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देते हुए नजर आए और पलटवार उन्होंने जमकर किया। क्या अब इसको लेकर कांग्रेसियों की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ पाई है? देखिए, निश्चित तौर पर दीपेश, जिस तरह से लगातार कांग्रेस सिंधिया और उनके समर्थकों को गद्दार कहकर घेरने की कोशिश कर रही थी और लगातार इस मुद्दे को उठाकर उपचुनाव में जाने की तैयारी कर रही थी, उसी पर आज पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम बड़े नेताओं के उदाहरण दिए कि उन्होंने सिद्धांतों की वजह से और कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस छोड़ी, तो क्या वो सब भी गद्दार थे? जिस तरह से आज सिंधिया और उनके समर्थकों को पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस की गद्दार कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा पलटवार है शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि निश्चित तौर पर उपचुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से 16 सीटों पर कांग्रेस ये प्रचारित कर रही है कि सिंधिया और उनके समर्थकों ने पार्टी छोड़कर एक तरह से दगा दिया है, गद्दारी की है, तो अब शिवराज सिंह चौहान ने तमाम नेताओं के नाम गिनाकर जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उनका यही कहना है कि सिद्धांत के लिए और
वादे पूरे ना होने के चलते अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो क्या वो वाकई में गद्दार होता है? इतने बड़े नेताओं ने भी पार्टी। चलिए सुशील, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके जो समर्थक थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर और बीजेपी का साथ थामा, और आज कई मंत्री भी हैं, मंच से शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बात को लेकर स्पष्ट किया कि ये तमाम नेता जब कांग्रेस छोड़ चुके थे तो अब कांग्रेस इन्हें गद्दार कह रहे हैं। उन्होंने नाम गिनाए, मोतीलाल नेहरू का नाम गिनाया, सुभाष चंद्र बोस का नाम गिनाया, ये सब भी कांग्रेस ही थे, इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी थी, तो क्या ये सब भी गद्दार थे? कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? जल्दी बता दें। हेलो जी गुप्ता जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ये जो है, जिन लोगों का पूरा जीवन बेईमानी, झूठ और गद्दारी से भरा हुआ है, जिन्होंने जो है आजादी के आंदोलन से गद्दारी की है, वो इसी तरह के तर्क ढूंढते हैं। उनसे पूछा, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह से, क्या मंत्री बनने के लिए लालच के आधार पर कांग्रेस छोड़ी थी सुभाष चंद्र बोस ने? क्या भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूलने के लिए गए थे वहां पर, कि वो मंत्री बनने के लिए गए थे? जिन लोगों ने मंत्री बनने के लिए अपने आप को बेचकर और जनता के स्वाभिमान को बेचकर कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, वो गद्दार हैं, गद्दार रहेंगे, वो इतिहास में गद्दारों के रूप में दर्ज किए जाएंगे। ये चीज उन्हें अंतर समझ लेना चाहिए स्पष्ट रूप से। क्या जो है मोतीलाल नेहरू ने मंत्री बनने के लिए कांग्रेस छोड़ी थी? क्या जो है जो हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण ने मंत्री बनने के लिए सरकार छोड़ी थी? जिन लोगों ने जयप्रकाश नारायण की पीठ में छुरा मौका और जो जनता पार्टी को डुबो दिया, भारतीय जनता पार्टी बनाई, वो कल भी गद्दार थे, आज भी गद्दार हैं और कल भी गद्दार रहेंगे। इसमें इतिहास को कोई नहीं बदल सकता है। और इतिहास में जो है, ये कुकर्मों के रूप में दर्ज है चीजें। इनमें से जितने लोगों के उन्होंने नाम लिए, कोई मंत्री बनने के लिए उसने जो है पार्टी नहीं बदली। किसी ने जो है पैसे लेकर और करोड़ी लाल बनकर पार्टी नहीं बदली। उन सबने जो है सत्य और निष्ठा के लिए पार्टी बदली। और जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये तो नाम लेने के काबिल नहीं है। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जो बातें कर रहे थे, जितने संगी जो है सुभाष चंद्र बोस की सेना में शामिल हुए थे, इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो इन तमाम नेताओं के नाम लेकर, अगर बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि उनसे तुलना करते हुए अगर हितैषी जनता के बनना है, तो फिर कांग्रेस का क्या प्लान रहेगा? कांग्रेस का प्लान क्या? हिंदुस्तान जानता नहीं है कि भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले लोग कौन थे? जिन लोगों ने गवाहियां दी, वो उनका नाम लेके कस्में खाएंगे? भारत का इतिहास सब जानते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस को गालियां देने वाले लोग सुभाष चंद्र बोस के नाम से कस्में खाएंगे? क्या जो है मोतीलाल नेहरू को रोज गाली देने वाले लोग मोतीलाल नेहरू के नाम से कस्में खाएंगे? और उन कस्मों को देश स्वीकार कर लेगा? आप कैसी मजाक करते हैं? रजनीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुप्ता साहब साथ में रखे हैं। रजनीश जी, गुप्ता साहब कह रहे हैं कि ये उन लोगों से तुलना करने लायक भी नहीं है जो कर रखे हैं, आपका जवाब चाहेंगे सर? सुभाष चंद्र बोस का अपमान करने वाले ये वो लोग हैं जो लाल बहादुर शास्त्री का भी अपमान आजाद भारत में किया। इन्होंने पद्मावत आचार्य का अपमान किया, इन्होंने कृपलानी का अपमान किया, इन्होंने लगातार जो इस देश की तासीर से जुड़ा रहा, जो इस देश की राष्ट्रीयता के साथ में जुड़ा रहा, जो किसी की चापलूसी नहीं की जिसने, और जो बेबाकी के साथ में अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा, उन सबका अपमान इन्होंने किया जी। ये तोजो का कुत्ता सुभाष चंद्र बोस को जिन्होंने कहा, उनके साथ में गले लगाने वाले गाली दे रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस से अपना रहे हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा ना हो ऐसी माफी अपने तरफ से जो लिखने की जिनकी जिम्मेवारी थी उन्होंने नहीं लिखा, उनको फांसी हुई। और भगत सिंह के साथ क्या व्यवहार किसी से छिपा हुआ है? तो हमें कोस रहे जब हम पैदा भी नहीं हुए थे पार्टी के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में। ये इनकी पोल खुल चुकी है, खिसियाहट आ चुकी है आज ग्वालियर की धरती पर, जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रहे हैं लगातार, तो अब कांग्रेस के चेहरों पर बौखलाहट आ रही है। अभी भी आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, ये तमाम लोग मंत्री की लालच के लिए पार्टी छोड़कर नहीं गए थे। खैर वक्त कम है, आगे भी आपसे कभी इस चर्चा में बातचीत करेंगे, तब जवाब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 15 शहर 15 रिपोर्ट है। राजधानी भोपाल में लगातार बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई है। निचली बस्तियों में पानी भरा चुका है। बाणगंगा इलाके की बात करें तो वहां पर लोगों के घरों के अंदर पानी
भर चुका है, लोग परेशान है, रात भर से लोग अपने घरों से बाहर है। इस तरीके से प्रशासन और सरकार ये दावे करती है कि नालों की सफाई बारिश से पहले की जा रही है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नालियाँ हैं वो चौक है, जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई। यही कारण है कि जो बारिश लगातार हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर घरों के अंदर जो है पानी भरा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है घरों के अंदर जो पानी भरा है उसको यहाँ पर बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। पानी गिर रहा है, उसके कारण घरों में पानी भरा गया है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ के जो नाले हैं, नालियाँ हैं, उनकी सफाई यहाँ पर नहीं की गई थी। यही कारण है कि यहाँ पर अब ये स्थिति बन रही है। इस गली में आप देखेंगे कि इस गली में भी लोगों के घरों में पानी भरा है। रात भर से लोग जो है यहाँ पर सोए नहीं है और जो पलंग है उस पर ही अपनी रात जो है इन्होंने काटी है। सुबह से लोग प्रशासन से ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई मदद के लिए यहाँ पर आए, उनके जो राशन का सामान है जो ख़राब हो गया है, जो बिस्तर ख़राब हो गया, उनके लिए किसी तरीके की यहाँ पर व्यवस्था करे। पानी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर भराया हुआ है और यहाँ पे सभी सुविधाएं लोगों को दी है, चाहे वो नल की सुविधा हो या पानी की सुविधा हो। स्थिति काफ़ी ख़राब जो है बाणगंगा इलाके की, और जो नाली है वो चौक हो चुकी है और जो पानी है वो अब घरों के अंदर जा रहा है। प्रशासन की टीम से उम्मीद है कि प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे और उनकी मदद करें, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। लोग रात भर से परेशान हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पर न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त हम आपको राजधानी भोपाल की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं, जहां देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी जो कॉलोनियां हैं वो टापू में तब्दील हो गई हैं। घर में जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक स्थानीय निवासी हैं वो अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं और उनके घर के कुछ सदस्य घर के छत पर खड़े हुए हैं, क्योंकि घर के बाहर आगे पीछे हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और इस वक्त यहाँ कॉलोनी में देख सकते हैं एक रास्ता है जहाँ से लोगों के आने जाने की जगह थी, लेकिन वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। एक बाइक यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही होगी, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर जो जल भराव है वो बाढ़ की स्थिति में तब्दील हो गया है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो इस तरफ भी दिखाएं, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और उसके पीछे की जो वजह है वो ये, यहाँ पर पानी के निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से जो पानी है वो घरों तक में घुस गया है। घरों के बाहर जो ज़रूरी सामान रखा हुआ था वो भी पूरी तरीके से डूब गया है। लोगों की नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि यहाँ पर कोई भी प्रशासन का ऐसा व्यक्ति अब तक नहीं आया जो उन्हें कुछ मदद दे सके या उनकी समस्या को निजात दिला सके। और ये पानी की लहरें उठती हुई अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि किस तरह राजधानी में बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। और अब लोगों को उम्मीद सरकार से है और प्रशासन से है, ताकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके और उनकी परेशानी को कम किया जा सके। राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में लगातार 2 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है और लगातार तेज बारिश होने के चलते जो जल स्तर है नदियों का वो बढ़ रहा है। और सीहोर में लगातार जिस तरह से भारी बारिश हो रही है उसके चलते कोलांस नदी में जल स्तर बढ़ा हुआ है और भोपाल में जो बड़ा तालाब है उसका जो जल स्तर है वो फुल टैंक लेवल पर पहुंच गया है। यानी जो बड़े तालाब का जल स्तर है वो 1666.80 पर पहुंच गया, यानी फुल टैंक लेवल पर पहुंच गया है। और इसी के चलते जो भदभदा के गेट खोले गए हैं और लगातार जल स्तर बढ़ने के चलते भदभदा के जो 2 गेट हैं वो खोले जा चुके हैं। और देखिए जिस तरह से गेट खुले उसके बाद जल स्तर में लगातार जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है और जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और जैसे जैसे जल स्तर में लगातार इजाफा होगा उसके बाद ये जो 2 गेट अभी खोले गए, इसके बाद जो दूसरे और गेट हैं इनको खोलने की तैयारी जो नगर निगम है उसकी तरफ से की जाएगी। और ये जो भदभदा के गेट खोलने के बाद जो पानी है वो कलियासौत डैम में छोड़ा जा रहा है। जब कलियासौत डैम फुल हो जाएगा, यानी वहाँ का जो जल स्तर है वो पूरी तरह से ओवरफ्लो हो जाएगा, तो उसके बाद जो 13 शटर गेट है वो खोला जाएगा। और ये जो पानी है विदिशा की तरफ छोड़ा जा रहा है और एहतियातन जिस तरह से अभी जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है उसके चलते जो इससे लगी हुई आगे की जो सूरजनगर से सब्जी मंडी है उसको खाली करा लिया गया है। और इस जो भदभदा के आसपास जो निचली बस्तियां हैं
उसको भी सुरक्षा के तहत खाली करा लिया गया है, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। और मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक लगातार भारी बारिश होने की प्रदेश भर के 34 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया है। इसी के चलते अब लगातार जिला प्रशासन अलर्ट पर है और निचली बस्तियों को खाली कराया जा रहा है। पिछले 24 घंटे से इंदौर में हो रही बारिश ने आर्थिक राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है और यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 50 से ज़्यादा बस्तियों में पानी भर गया है और सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते यशवंत सागर डैम के भी गेट खोलने पड़े हैं। पूरे गेट यशवंत सागर के खोल दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। कई गाँव भी जलमग्न होने की स्थिति में है। नगर निगम ने समय पर ड्रेनेज को साफ सफाई नहीं की, ना ही नालियों की सफाई की गई, जिस वजह से हालात बने हैं। शहर की कई बस्तियों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में भी पानी भर चुका है। वो अपनी ज़िंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं, अपना सामान बचाने और अपने आप को बचाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। शहर के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र, कलेक्टर मनीष सिंह, सांसद शंकर लालवानी और नगर निगम की जो कमिश्नर हैं प्रतिभा पाल, वो लगातार दौरे कर रही हैं और जलभराव वाले इलाकों के हालात का वो खुद जायजा ले रही हैं। छाता लेकर वो लोग मौके पर मौजूद हैं। अधिकारी हालांकि अलर्ट हैं। कंट्रोल रूम में भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कई इलाकों में बिजली गुम हो गई है और कई जगह पेड़ गिरने से यातायात भी बाधित हुआ है। तो ये जो बारिश है आफत बनकर इंदौर में आई हुई है, लोगों के लिए मुसीबत बन गई है बारिश। और अभी भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो अगले 2 दिनों तक यही हालात रहने की उम्मीद जताई जा रही है। सूबे की सत्ता में बने रहने और सत्ता में वापसी को लेकर अब सियासी दल विघ्नहर्ता की शरण में है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से लेकर बीजेपी दफ्तर तक आज गणपति की गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी दफ्तर में आज गणपति को विराजा गया। बीजेपी का कहना है कि गणपति की आशीर्वाद उन पर बना रहेगा और 27 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होगी। बीजेपी ने आज गणेश चतुर्थी के मौके पर ग्वालियर से चुनाव अभियान का शंखनाद भी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में आज देर शाम को गणपति विराजे जाएंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उपचुनाव में गणपति का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पर रहेगा और सभी 27 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल होगी। दरअसल इससे पहले राम मंदिर, राम राज्य और कृष्ण भक्ति में लीन दिखाई देने वाले नेता अब गणपति की आराधना में लीन दिखाई देंगे। 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव को लेकर बीजेपी दफ्तर से लेकर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर तक बड़े स्तर पर तैयारी की गई है, ताकि इस बार गणपति की कृपा उन पर बरसे और उपचुनाव में उनको जीत हासिल हो। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश के महापर्व गणेश चतुर्थी की आज से शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम शहर के प्रसिद्ध मनोकामना पूर्ति गणेश मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो भगवान की यहाँ प्रतिमा विराजी है, इसका भी एक अच्छा रहस्य माना गया है, इसका भी एक बहुत महत्व है। और यहाँ पे नित्य प्रतिदिन जो है अब गणेश चतुर्थी के हर एक दिन प्रमुख रूप से हर एक अलग अलग जो रूप है भगवान गणेश के, उनका पूजन अर्चन यहाँ पर किया जाता है। लाखों श्रद्धालु इस बीच यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और जो मैंने विशेष महत्व बताया कि मनोकामना पूर्ति मंदिर इसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा एक सूचना पटल भी टंगा हुआ है, मनोकामना हेतु अर्जी यहाँ पर लिखा है। बाकायदा यहाँ पे गणेश भगवान के मंदिर में अर्जी का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है और लाखों लोगों की अर्जियां जो है वो यहाँ पूरी हो चुकी हैं। पंडित जी हैं जो यहाँ अर्जियां लिखते हैं, आप देख सकते हैं एक रजिस्टर बाकायदा यहाँ पर मेंटेन है। और इस वर्ष का ये जो रजिस्टर है करीब 1,04,000 अर्जियां अब तक यहाँ पर जो है आ चुकी हैं। बाकायदा इसके रजिस्टर मेंटेन होते हैं और एक श्रीफल में उन अर्जियों के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो लिखा जाता है। और जैसे ही भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है वो भक्त यहाँ आता है और जो भी उन्होंने मनोकामना पूरी की होती है उसे पूर्ण करने के लिए भगवान के दर्शन अर्चन करते हैं और जो भी मनोकामना की फलस्वरूप जो भी इच्छा से दान पुण्य करना चाहते हैं वो भी भक्त यहाँ पर करते हैं। तो बेशक विघ्नहर्ता के ये मंगल दिन जो है उनकी शुरुआत आज से हुई है। संस्कारधानी मानव गणेश महिमा में लीन है। प्रत्येक घर में गजानन की जो है स्थापना जो है वो की जाती है और आज विशेष रूप से दोपहर में यानी जो सुबह 12 बजे का समय होता है, विशेष रूप से उसके बाद ही उनकी स्थापना का जो विशेष महत्व है वो माना गया है।
कोरोना काल में आज सूरजपुर जिले में भी प्रशासनिक सख्त नियमों के साथ गणपति बप्पा विराजमान हो रहे हैं। दरअसल सूरजपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गणेश उत्सव मनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त नियम निर्देश जारी किए हैं। यहां गणेश उत्सव मनाने के लिए आयोजकों को अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही पंडाल में आने वाले लोगों की जानकारी और सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। वहीं सैनिटाइज की सुविधा और सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य है। लिहाजा गली मोहल्लों में धूमधाम से मनाया जाने वाला गणेश उत्सव इस बार नजर नहीं आ रहा। पंडाल सुनसान पड़े हुए हैं। ऐसे में केवल चंद बड़े आयोजक ही गणेश उत्सव मनाने में जुटे हुए हैं। जिले में हर साल धूमधाम से मनाए जाने वाला गली मोहल्ले में गणेश चतुर्थी इस बार प्रशासनिक नियमों और कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच फीका नजर आ रहा है। बहरहाल कोरोना संक्रमण का खतरा और प्रशासनिक सख्त नियम निर्देशों के कारण गणेश उत्सव मनाने वाले श्रद्धालुओं के चेहरे में इस बार मायूसी साफ झलक रही है।